हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे उच्च न्यायालय के बारे में, जो आपके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा हेतु बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इसमें देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए, इसमें उच्च न्यायालय किसे कहते हैं फ्रेंड। तो उच्च न्यायालय का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय क्या है। तो किसी राज्य में न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। मतलब कि हमारे राज्यों में जो भी न्यायपालिका होती है, तो उस न्यायपालिका के मामले में सबसे ऊपर जो न्यायालय होता है उसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। तो हमारे संविधान में हर राज्य या प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। ठीक है, तो आगे हम इसको आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि हमारे भारत में राज्य जो उच्च न्यायालय है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब होती है। ठीक है, तो राज्य में न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो जो न्यायपालिका होती है वो शीर्ष पर होता है उच्च न्यायालय। जैसे हमारे भारत में शीर्ष स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे राज्यों के स्तर पर शीर्ष स्तर पर होता है हमारा उच्च न्यायालय। अब इसकी शुरुआत फ्रेंड हमारे भारत में कब होती है, तो हमारे भारत में 1862, आपको याद रखना है। तो 1862 में हमारे भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो हमारे भारत में कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है, फिर इसके बाद में बम्बई में, और फिर इसके बाद में मद्रास में। तो इन 3 स्थानों पर यह उच्च न्यायालय की स्थापना हमारे भारत में की गई थी। ये कब की बात है, 1862 की। तो ब्रिटिश काल में ही इसे स्थापित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, वे 3 उच्च न्यायालय हमारे भारत में स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें चौथा उच्च न्यायालय हमारे भारत का। तो चौथा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है, तो चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी, 1866 में। कहाँ पर की गई थी, तो इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ब्रिटिश भारत में अधिकांश प्रांतों में उस समय जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, तो तब से लेकर आज तक जिन जिन प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि वहाँ पर उच्च न्यायालय है, और हमारी सरकार को जहाँ जहाँ पर उचित लगता है वहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश काल में हम देखते हैं ब्रिटिश भारत में अधिकांश प्रांतों में ही उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई थी, और उसके बाद फिर उस समय जिन जिन शहरों में इसकी स्थापना होती है वे आज भी हमारे भारत में हैं। आज भी हमारे भारत के राज्यों में ये उच्च न्यायालय स्थापित हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि वर्ष 1950 के बाद प्रांतीय उच्च न्यायालयों को ही राज्य के उच्च न्यायालय का नाम दिया गया है फ्रेंड। तो याद रखिएगा कि पहले जब अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज सरकार के समय जो उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, तो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे प्रांतीय उच्च न्यायालय कहा जाता था। और 1950 के बाद ही इनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, तो 1950 के बाद इनका नाम उच्च न्यायालय कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब जिन उच्च न्यायालयों की हम बात कर रहे हैं, तो इन उच्च न्यायालयों का प्रावधान, या हमारे भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, इनका प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इनका वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे कि भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आ रहा समझ में, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे भारत में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। परंतु जो 7वां संविधान संशोधन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, इसमें सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। आ रहा समझ में, तो इसमें राज्य के लिए या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी सम्मिलित रूप से एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला कि न्यायालय की अधिकारिता में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ हमारी संसद को होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो हमारे न्यायपालिका से संबंधित या न्यायालय से संबंधित इनकी शक्तियों में कोई भी परिवर्तन करना हो तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है, याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर हमारे भारत में दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका अलग से खुद का कोई उच्च न्यायालय नहीं है। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित क्षेत्र है जहां पर उसका खुद का एक उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे उच्च न्यायालयों का गठन। तो हमारे भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में कहां पर प्रावधान किया गया है, तो ये इसमें आप देखिए आप, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में इसका प्रावधान किया गया है। और वैसे तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 में लिखा है कि हमारे भारत में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में लिखा है। और 216 में क्या है, तो 216 में इन उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें हमारे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझते हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो अनुच्छेद 216 में क्या लिखा है, तो इसमें अनुच्छेद 216 में हमारे उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। और इसमें लिखा है कि जो उच्च न्यायालय होगा तो उच्च न्यायालय किस किस से मिलकर बनेगा, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश अर्थात मुख्य न्यायमूर्ति, अन्य न्यायाधीश इनसे मिलकर बनेगा और समय समय पर हमारे राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे, ठीक है, ये इसमें लिखा है। इसके बाद फिर आगे देखिए अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 में कहा गया है या लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकेगी, ये अनुच्छेद 224 में लिखा है। तो आवश्यकता पड़ने पर हमारे राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उसमें अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है और जो कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है उच्च न्यायालयों की संख्या। अब उच्च न्यायालयों की संख्या हमारे भारत में वर्तमान में कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, ठीक है। तो जो 25वां उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित होता है तो तेलंगाना में हैदराबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अमरावती आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है फ्रेंड, याद रखना। अब आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय हैदराबाद नहीं लगेगा, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा, अमरावती, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में 2019 से पहले 24 उच्च न्यायालय थे, ठीक है। और 1 जनवरी 2019 से हमारे भारत में 25 हाईकोर्ट या 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के एक ही उच्च न्यायालय थे, ठीक है, 2019 से पहले। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि हमारे भारत में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हमारे भारत में मतलब 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय हैं या केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ऐसे 7 उच्च न्यायालय हमारे भारत में फ्रेंड। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ये कौन कौन से राज्यों का उच्च न्यायालय है और इसके खंडपीठ कहाँ पर है, तो एक इसके खंडपीठ है, याद रखना, कहाँ पर, कोहिमा में। इसके अलावा आइजोल और ईटानगर इसमें इसके खंडपीठ होते हैं। और ये किन किन राज्यों का उच्च न्यायालय है, तो यह असम, तो असम में इसका मुख्यालय है फ्रेंड, याद रखना। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके मुख्य पीठ कहाँ पर है, असम में, ठीक है। तो असम में एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी, तो यहाँ पर इसके मुख्य पीठ है किसकी, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। इसके अलावा खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है, तो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। तो इसमें कितने राज्यों के उच्च न्यायालय हैं यहाँ पर, तो ये 4 राज्यों का उच्च न्यायालय है सम्मिलित रूप से। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला हमने आपको अभी बताया है ये असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा होता है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था इस उच्च न्यायालय में की गई है, ये आपको
ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में पूछेगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय यह कौन कौन से राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो इन चारों ही राज्यों का नाम आपको ध्यान रखना है जो हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे दूसरा होता है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय इनका सम्मिलित रूप से कहाँ पर है, चंडीगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। अब पंजाब का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ और हरियाणा का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़। तो तीनों का ही उच्च न्यायालय कौन सा है, चंडीगढ़ है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों का संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय है ये चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तीसरा। तो तीसरा है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। अब जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू और श्रीनगर में है, इसको याद रखना। यह कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय है, तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पहले एक स्वतंत्र राज्य था, पता होगा आपको। फिर इसके बाद में उसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो इसी फिर जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट किए गए हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद फिर लद्दाख, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। और इन दोनों का ही संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय कौन सा है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला चौथा आता है कि बम्बई उच्च न्यायालय। अब जो बम्बई उच्च न्यायालय है ये औरंगाबाद, नागपुर और पणजी, ये 3 स्थानों पर, ये 3 शहरों में इसके खंडपीठ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये इन सभी का संयुक्त रूप से ये उच्च न्यायालय है बम्बई हाई कोर्ट या बम्बई उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। और जो कलकत्ता उच्च न्यायालय होता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके मुख्य पीठ कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। और यह किन किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय है, तो यह पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये इनका संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय है या इनका संयुक्त उच्च न्यायालय है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड इसमें अगला, तो अगला है इसमें छठवा केरल उच्च न्यायालय। और इसके मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो इसके मुख्य पीठ या इसका मुख्यालय है एर्नाकुलम। और यह केरल तथा लक्षद्वीप इन दोनों का ही संयुक्त उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला आता है मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पर है या इसके मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो इसके मुख्य पीठ है चेन्नई। और यह तमिलनाडु तथा पांडिचेरी या पुदुचेरी इन दोनों का ही संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय है। तो तमिलनाडु राज्य है जबकि पुदुचेरी या पांडिचेरी यह केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ऐसा कुछ हमारे भारत में 7 उच्च न्यायालय हैं जो संयुक्त उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे भारत में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 217 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते समय कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों से परामर्श लेते हैं। तो किससे परामर्श लेते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इनसे परामर्श लेते हैं। इसके बाद में संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे भी सलाह हमारे राष्ट्रपति लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है फ्रेंड न्यायाधीशों की अर्हताएं, मतलब न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो इनकी योग्यता के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, और दूसरा कि वह भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या फिर वह कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो 10 वर्ष तक, तो ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है,
ये न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है न्यायाधीशों की शपथ। तो जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है, तो इसके बाद इनकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष ये न्यायाधीश शपथ लेते हैं या इनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला है, इसमें याद रखना एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 16वां। तो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 1963 के बाद हमारे भारत में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ये उसी प्रकार से शपथ लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ का प्रावधान संविधान में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के शपथ में मूल संविधान में भारत की संप्रभुता या प्रभुता और अखंडता इनको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी इसमें प्रावधान किया जाता है, जबकि पहले यह प्रावधान नहीं था। तो यह भी कब जोड़ा जाता है, तो यह भी हमारे भारतीय संविधान में 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जोड़ा जाता है, यह पहले नहीं था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी शेष शपथ ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही लेते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ये जितने भी न्यायाधीश हैं ये सभी हमारे भारत की प्रभुता और एकता या प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं। ये पहले इन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रावधान नहीं था। किसके लिए? संप्रभुता और अखंडता का ये प्रावधान नहीं था। यह कब जोड़ा जाता है, तो ये संशोधन नंबर आपको ध्यान रखना होगा, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें अगला आ जाता है न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है और किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान है, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में इनके कार्यकाल का प्रावधान किया गया है और इसमें लिखा है कि कोई भी न्यायाधीश तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। इससे पहले भी अगर वह चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो निर्णय दिया जाता है वही निर्णय अंतिम होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है, तो ये जो अपन अलग अलग पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं ये सब 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं और अगर आपसे कंप्लीट पूछा जाएगा तो फिर 5 नंबर में इनकी ये पूरा वर्णन आपसे पूछ सकता है। फिर आगे जब हम आपको शक्तियाँ पढ़ाएंगे वो पूछ सकता है और कंप्लीट पूरे 200 शब्दों में भी आपसे उच्च न्यायालय पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है पद की रिक्ति, मतलब इनका पद खाली कैसे होता है। तो इनका पद रिक्त कैसे होता है, किन कारणों से होता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला कि 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो इनका पद रिक्त हो जाता है न्यायाधीशों का। दूसरा क्या है कारण, दूसरा है कि राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र खुद जाकर दे दे तो इनका पद रिक्त हो जाएगा। फिर अगला क्या है, तो अगला है कि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर दिया जाए तो इनका पद रिक्त हो जाएगा। या फिर सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार, मतलब इन पर गलत व्यवहार का आरोप सिद्ध हो जाए, या फिर ये असमर्थता के दोषी पाए जाते हैं। असमर्थता का मतलब होता है जब ये कार्य करने में सक्षम नहीं होते तो उसे कहते हैं असमर्थता। ठीक है, तो जब ये असमर्थता के दोषी पाए जाते हैं तो संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत के आधार पर इन्हें पद से हटा सकती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, ये इनको हटाने की प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बताइए, तो उनके हटाने की प्रक्रिया आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे इनके वेतन और भत्ते। ठीक है, अब इनके वेतन और भत्ते कितने होते हैं और संविधान में इनका कहाँ पर प्रावधान है ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड इसमें इनके वेतन और भत्ते, तो इनके वेतन और भत्तों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 221 में किया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते
और उनके छुट्टी और पेंशन संबंधी नियमों का निर्धारण कर सकती है। ये संविधान का अनुच्छेद 221 में लिखा हुआ है। अब जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी है वर्तमान में 2.5 लाख रुपए या 2,50,000 रुपये, और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी 2,25,000 होती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। फिर से सुन लीजिए कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वित्तीय आपातकाल के अलावा किसी भी स्थिति में या दूसरी अन्य स्थिति में इन न्यायाधीशों के वेतन तथा इनके भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। मतलब क्या हुआ कि मतलब जब वित्तीय आपातकाल लगा हो तो इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, बाकी सामान्य परिस्थिति में इनके वेतन और भत्ते इनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अंतिम महीने की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद में जो उनका अंतिम महीना था, जब रिटायरमेंट हो रहा है तो उस समय उनका जो लास्ट मंथ था, अंतिम महीना था, उस महीने में जो सैलरी थी उसकी आधी सैलरी इनको दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर ठीक है, तो ये इनको पेंशन दी जाएगी। पेंशन याद रखना फ्रेंड। तो पेंशन कितनी मिलेगी? तो जब ये रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर के आधे, मतलब रिटायरमेंट के जो 1 महीना बचा था तो उस अंतिम महीने में जो सैलरी थी उसकी आधी सैलरी, मतलब आधी सैलरी इनको पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनके स्थानांतरण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 222 में किया गया है। तो इनके स्थानांतरण संबंधी अधिकार किसके पास होता है? तो हमारे राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इन न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर न्यायाधीशों से संबंधित राष्ट्रपति निम्नलिखित परामर्श करेगा। मतलब जब इनका स्थानांतरण करना है तो हमारे राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे? तो पहला आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक बोर्ड होता है, मंडल होता है, जिसको अपन कॉलेजियम कहते हैं। तो इससे हमारा राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। दूसरी किससे सलाह लेंगे हमारे राष्ट्रपति? तो जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है उसके मुख्य न्यायाधीश से हमारे राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना है उसके मुख्य न्यायाधीश से हमारे राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं या उनसे सलाह लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थानांतरण संबंधी सलाह हमारे राष्ट्रपति कुछ सदस्यों से लेते हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगले आ जाता है पॉइंट इसमें कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनकी नियुक्ति के बारे में हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो यह अधिकार भी किसके पास है? यह अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। अब किस परिस्थिति में या किन किन परिस्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा? तो पहला है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर। तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद किसी कारण से रिक्त हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी स्थिति है कि मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर। तो हो सकता है कि अस्थायी रूप से जो मुख्य न्यायाधीश है नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला है कि मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति एक मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकारी के रूप में कार्य करेगा की नियुक्ति कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला कि अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में इसका प्रावधान किया गया है कि अपर न्यायाधीश तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
तो किन परिस्थितियों में इनकी नियुक्ति की जाएगी? तो पहली स्थिति है कि किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य वृद्धि होने पर। इसका मतलब यह हुआ कि जब उच्च न्यायालय में केस ज़्यादा आने लगे और जो हमारे न्यायाधीश हैं उनको केस को सुलझा नहीं पा रहे हैं या उन केस पर, मुकदमों पर डिसीजन या निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब केस ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा केस होने पर कार्यभार कम करने के लिए, इनके बोझ को कम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद फिर दूसरा है कि बहुत ज़्यादा कार्य बकाया होने पर, तो जब बहुत ज़्यादा कार्य बचा हो, ठीक है, उसको जल्द से जल्द निपटाना हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति के समाधान होने पर, अर्थात राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तो इन परिस्थितियों में इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और यह प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है कि ऐसी नियुक्तियां 2 वर्षों के लिए हो सकती है, किंतु किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु से ज्यादा कोई भी न्यायाधीश इस पद पर कार्य नहीं कर सकेगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो जो कार्यकारी न्यायाधीश हैं और अपर न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होगी? सिर्फ 2 वर्ष के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इनकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड क में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किस प्रकार के न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति की जा सकती है, अर्थात जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके पश्चात भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो किसी भूतपूर्व न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और उसे कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। और इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें ध्यान रखना जरूरी होती है। तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है? तो इसमें पहली बात होती है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति होनी चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि जिस न्यायाधीश को पुनः नियुक्त किया जा रहा है तो पहले वह भी तो सहमत होना चाहिए कि वह डबल से कार्य करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है। दूसरा है कि उसे वही वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे जो हमारे राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा निर्धारित करते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। तो अब राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी है या उनके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं या उनके अधिकार कौन कौन से हैं, ये हम आपको अब पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें इनका पहला अधिकार है, तो पहला क्षेत्राधिकार या पहली शक्ति है आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमारे उच्च न्यायालय कौन से कार्य करते हैं, कौन कौन से इनके पास शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो पहला देखिए इसमें कि ऐसे मामले उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हो, मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा उच्च न्यायालय उसका समाधान करता है या इन पर निर्णय देता है या सही न्याय देता है। इसके बाद फिर राजस्व तथा विधि से संबंधित कोई मामला हो तो उस पर भी हमारे उच्च न्यायालय का अधिकार होता है। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से जुड़ा कोई मामला हो तो इससे संबंधित न्याय हमारा उच्च न्यायालय देता है। और इन सभी क्षेत्रों को किस में रखा गया है? इन सभी को आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता या रिट क्षेत्राधिकार या रिट संबंधी शक्तियां। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है या रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और वहीं हमारे सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां दी गई है? तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत ये शक्तियां प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसमें देखिए कि उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसे रिट आदेश और निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जरूरी हो या आवश्यक हो। तो इनके लिए हमारे उच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। और ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी फ्रेंड? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। तो पहली रिट है यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार परीक्षा,
चौथी उत्प्रेषण और पांचवी प्रतिषेध। ये 5 रिट होते हैं और इन 5 रिट को जारी करने का अधिकार हमारे उच्च न्यायालय को दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अब इनके बारे में हम पूर्ण रूप से आपको पढ़ा चुके हैं, या इनका पूर्ण विस्तृत वर्णन हम आपको मौलिक अधिकार में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारी पिछली क्लास थी तो उस वीडियो को आप देख लेना, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, मूल अधिकारों के अलावा और जो कोई विधिक अधिकार है, कोई कानूनी अधिकार है, तो उसके लिए भी इन रिट का प्रयोग हमारे उच्च न्यायालय कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय इन रिट का उपयोग अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा अंतर होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला आ जाता है अपील क्षेत्राधिकार। मतलब हमारे उच्च न्यायालय के पास अपील सुनने का भी अधिकार होता है। तो हमारा उच्च न्यायालय कौन कौन सी अपील सुनता है, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें उच्च न्यायालय पहली अपील सुनता है दीवानी मामले संबंधी अपील। अब दीवानी मामला क्या होता है, तो जब कोई संपत्ति का मामला होता है, ठीक है, तो वह मामला किस में आ जाता है, दीवानी मामले में आता है। तो इसमें देखिए, तो यदि मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विषय वस्तु का मूल संबंध या मूल संबद्ध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो पहली अपील यहाँ पर उच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब ये है कि अधिनियम के तहत जो राशि निर्धारित की गई थी, अगर उससे ज़्यादा राशि से संबंधित कोई मामला है तो उच्च न्यायालय में सीधा अपील की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, अगला आता है इसमें कि वे वाद या वे केस या मुकदमे जिनमें अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर पहली अपील की जा चुकी है, तो दूसरी अपील यहाँ पर उच्च न्यायालय हमारा सुनता है। इसके बाद फिर अगला है कि अनुच्छेद 223 का खंड क और अनुच्छेद 223 का खंड ख के अधीन स्थापित कोई प्रत्येक अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उस राज्य के न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। मतलब जो अनुच्छेद 323 का खंड क और अनुच्छेद 323 का खंड ख, इनमें जो अधिकरण का प्रावधान किया गया है, इनसे संबंधित भी अपील यहाँ पर की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें आपराधिक मामले। तो जो पहली अपील हमने आपको बताई थी वो दीवानी मामलों संबंधी अपील बताई थी कि दीवानी मामलों की अपील सुनता है हमारा हाईकोर्ट, और दूसरी अपील सुनता है आपराधिक मामलों की। ठीक है, तो आपराधिक मामलों में जैसे मारपीट का कोई मामला हो, ठीक है, हत्या का मामला हो, तो इस प्रकार के मामलों को आपराधिक मामलों में रखा जाता है। तो इन आपराधिक मामलों संबंधी अपील भी हमारा हाईकोर्ट सुनता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर, तो यदि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास का दंडादेश दिया गया है, मतलब सजा दी गई है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यदि उपर्युक्त न्यायालयों द्वारा मृत्युदंड देने की घोषणा की गई है, तो व्यक्ति चाहे अपील करे या ना करे, उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना ही दंडित नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए, इसमें अगला आता है अधिक्षण संबंधी शक्तियाँ। अब अधिक्षण संबंधी शक्तियों में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अधिकारिता दी गई है या शक्ति दी गई है। मतलब जितने भी न्यायालय होते हैं जो हमारे उच्च न्यायालय के अधीन रहकर कार्य करते हैं या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तो उन पर भी अधीक्षण या उनको नियंत्रित करने की शक्ति हमारे हाई कोर्ट को दी गई है संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। और इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना है, इसी में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो सशस्त्र बल से संबंधित अगर कोई मामला है या सशस्त्र बलों के जो न्यायालय होते हैं या उनके अधिकरण होते हैं, तो उससे संबंधित मामलों की अपील हमारा उच्च न्यायालय नहीं सुनता है।
ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सशस्त्र मामले के जितने भी केस होते हैं तो इनके न्यायालय अलग ही होते हैं और इन सशस्त्र बलों से संबंधित सुनवाई उनके न्यायालय में ही होती है। ठीक है। इसके बाद फिर यह शक्ति उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती हैं, चाहे उन न्यायालयों के निर्णय अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या न सुनता हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हाई कोर्ट या हमारा उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा सब लिखित में देगा, मौखिक कोई भी आदेश हमारा न्यायालय नहीं देता। तो जो भी हमारा उच्च न्यायालय आदेश देगा वह आदेश लिखित में दिया जाता है और इसके आदेश सभी को मानना पड़ता है। और अगर किसी अधिकारी के द्वारा या किसी और कोई सरकारी संस्था के द्वारा इनके द्वारा दिए गए आदेश को न माना जाता है, अवमानना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे उच्च न्यायालय को दंड देने का भी अधिकार प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उच्च न्यायालयों के सभी निर्णय, कार्रवाइयों आदि को शाश्वत मतलब हमेशा स्मृति के रूप में इनको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। इनके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, डिसीजन दिए जाते हैं, सब लिखित में दिए जाते हैं और इनको निर्णयों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में इनका प्रयोग किया जाता रहे। इसके बाद फिर अगली शक्ति आती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 आदि में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमारे उच्च न्यायालय को प्राप्त होती है, या इन अनुच्छेदों में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान किया गया है। परंतु जो मूल संविधान है हमारा, तो मूल संविधान में कहीं पर भी इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे अगला आता है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य की विधियों व आदेशों के साथ वह संघ की विधियों या कानूनों या आदेश इन सभी का पुनर्विलोकन कर सकता है। मतलब हमारे उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि हमारी चाहे राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, चाहे केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, चाहे केंद्र सरकार कोई आदेश देती है, चाहे राज्य सरकार कोई आदेश देती है, अगर ऐसा कोई आदेश या कोई ऐसा कानून है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, ठीक है, या जो तर्कसंगत नहीं है, ऐसे आदेश और ऐसे कानून को हमारा उच्च न्यायालय भी शून्य घोषित कर सकता है। इतना अधिकार हमारे उच्च न्यायालय के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो किन परिस्थितियों में इन अधिकारों को, इन विधि या इन कानूनों को हमारा उच्च न्यायालय शून्य घोषित कर देगा? तो इसके लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं, जिसमें पहली है कि यदि किसी विधि या आदेश से मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा उच्च न्यायालय ऐसे आदेश को, ऐसे कानून को शून्य घोषित कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के मूल ढांचे या अन्य संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ हो, तो ऐसे आदेश या ऐसे कानून को हमारा उच्च न्यायालय शून्य घोषित कर देगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि यदि विधि पारित करने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने अपने अधिकार से बाहर कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। अब अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत हमारे उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और न्यायाधीशों की वरिष्ठता का या न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने, सेवानिवृत्ति की सिफारिश करना आदि ये अधिकार भी हमारे उच्च न्यायालय के पास है। इसके बाद फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, इसके बाद फिर न्यायाधीशों की पदोन्नति या उनका निलंबन का आदेश, ठीक है। इसके बाद फिर न्यायाधीशों का स्थानांतरण। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से ये ऐसी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति भी हमारे उच्च न्यायालय के पास प्राप्त है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर उच्च न्यायालय का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग
इस उच्च न्यायालय के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड। तो इसको आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के जितने भी लेक्चर्स हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने आपको जो उच्च न्यायालय का टॉपिक समझाया है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं और 200 या 11 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर में कैसे पूछेगा, तो 3 नंबर में पर्टिकुलर किसी एक शक्ति के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि अपील शक्ति, अपील संबंधी शक्ति पूछ सकता है 3 नंबर में, या फिर अपन देखते हैं जैसे रेट होती है तो रेट संबंधी अधिकार पूछ सकता है आपसे 3 नंबर में। 5 नंबर में क्या पूछेगा, तो 5 नंबर में जैसे इनकी जो शक्तियाँ हैं ये पूछी जा सकती है। 11 नंबर में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो 11 नंबर में पूरे उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका पूरा वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रहे कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।